अगर पूंजीगत आवंटन की बात की जाए, मैं रेलवे की बात कर रही हूं। रेलवे में अगर पूंजीगत 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किए गए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। ये सबसे ज्यादा 2013-14 में जो आवंटन किया गया था उससे लगभग 9 गुना ये ज्यादा है। 100 से ज्यादा अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो दूर दराज के इलाकों को मुख्य इलाकों से जोड़ने के लिए इसमें स्टील, फूड प्राइस सेक्टर को इसमें जोड़ा जाएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर्स को जोड़ा जाएगा, उनको प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा। उसमें 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसमें 15,000 करोड़ हम निजी क्षेत्रों से हासिल करेंगे। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट की स्थापना, हेलीपैड की स्थापना, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की पुनर्स्थापना की जाएगी, ताकि जो क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी है उसे बेहतर किया जा सके। दीर्घकालिक शहर जो भविष्य के लिहाज से तैयार किए जाएंगे। राज्य और शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो शहरी प्लानिंग को लें। शहरी प्लानिंग में जो सुधार और परिवर्तन है उनको लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य के हिसाब से शहर हम तैयार कर सके, ताकि जो जमीन है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया जा सके, आवागमन की सुविधा को बेहतर किया जा सके, जो सुविधाएं उपलब्ध है उनको बेहतर किया जा सके, और शहरी जो इलाके हैं वो सबको कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नेंस सुधार की अगर हम बात की जाए तो इसमें जो चार्जेस होते हैं उसको शहरी विकास के जरिए जोड़ा जाएगा। शहर जो है अपनी ऋण की सुविधा को बढ़ाएं, वो म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए ऋण हासिल कर सकेंगे। एक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो कर्ज की कमी होती है उसकी भरपाई की जा सकेगी, और राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक इसका प्रबंधन करेगा, और जो सरकारी एजेंसियां हैं इसकी निगरानी करेंगी। टियर 2 और टियर 3 सिटीज जो हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे के शहर, उनको ये फायदा मिलेगा, और राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो भी इसके लिए अपने संसाधन दें। जो UIDF है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। हम 10,000 करोड़ रुपए सालाना इस सुविधा के लिए उपलब्ध कराएंगे। सभी शहरों और छोटे शहरों को जोड़ा जाएगा। 100% मैकेनिकल डीस्लजिंग से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो सेप्टिक टैंक हैं उनको बिल्कुल अब आधुनिक तरीके से किया जाएगा, ताकि जो अभी मानव की ओर से सफाई की जाती है उसकी जगह पूरी तरह से अब मशीनी तरीके से इन सीवरेज की सफाई की जाएगी। इसके अलावा हमारा जो ध्यान होगा वो वैज्ञानिक तरीके से हम जो कचरा प्रबंधन है उस पर ध्यान देंगे, जिसमें हम सूखा और गीला कचरा अलग तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि अच्छा शासन देश के विकास की कुंजी है। हमारी सरकार जो है इस बात को लेकर समर्पित है कि हम एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन दे सकें, जो कि जनता के लोगों के लिए काम करता है, जनता के बेहतरी के लिए काम करता है, नागरिकों के भलाई के लिए काम करता है। मिशन कर्मयोगी की अगर हम बात करें, मिशन कर्मयोगी के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो मिलकर के क्षमता को बढ़ाने पर काम करेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे। एक एकीकृत ऑनलाइन ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आईगॉट कहा जाएगा, कर्मयोगी, ताकि लगातार उन्हें शिक्षण की सुविधा मिलती रहे, अपनी कौशल विकास की सुविधा मिलती रहे। ये सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा ताकि वो जनता के हित में काम कर सके। महोदय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को सहज बनाने के लिए हमने 39,000 जो कंप्लायंस यानी अनुपालन है, 39,000 कंप्लायंस यानी अनुपालन हमने कम किए हैं। इसके अलावा 3,400 जो कानूनी प्रावधान थे उनको हमने डीक्रिमिनलाइज किया है, यानी कि अपराध की श्रेणी से बाहर किया है।
इसको आगे बढ़ाने के लिए भरोसे के आधार पर हम शासन कर सके, इसके लिए हमने जन विश्वास बिल प्रस्तावित किया है, जिसमें केंद्रीय कानूनों में बदलाव किया जाएगा, जिसमें कई सारे उपाय अपनाए जाएंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी क्षमता है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। एआई को हम भारत में आगे बढ़ाएं, भारत के लिए एआई काम करे, इसके लिए 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो उत्कृष्टता केंद्र यानी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनकी स्थापना केंद्रीय जो हमारे बेहतरीन संस्थान है वहां स्थापित किया जाएगा। इसमें रिसर्च होगा, इसके अलावा अत्याधुनिक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हो सकेगा, साथ ही यहाँ समस्याओं के समाधान पर हम काम करेंगे। इसमें खास तौर पर कृषि और जो स्वास्थ्य के साथ साथ हम अच्छे शहरों पर भी काम करेंगे। एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मानव संसाधन की गुणवत्ता को हम बेहतर कर सकें आगे आने वाले दिनों में। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो नवाचार यानी इनोवेशन जो स्टार्टअप के हैं उनको हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए एक राष्ट्रीय गवर्नेंस डेटा पॉलिसी को लाया जाएगा, नेशनल गवर्नेंस डेटा पॉलिसी को लाया जाएगा। इससे जो डेटा है जो अब तक हासिल नहीं कर पाते थे वहां तक हमारी पहुंच होगी। केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इसमें वित्तीय क्षेत्र के जो नियामक हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे ताकि जो केवाईसी सिस्टम जो है वो डिजिटल इंडिया की जरूरतों के हिसाब से पूरा हो, एक खिड़की पर ही पूरा सॉल्यूशन मिले, लोगों को एड्रेस अपडेटिंग की सुविधा एक जगह पर मिल सके। इसके अलावा जो लोगों की पहचान को लेकर के एक जगह ही ये सुविधा मिल सके, इसके लिए नियामकों को हम जोड़ेंगे। नियामकों से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, डिजी लॉकर की जो सुविधा है, आधार की जो सुविधा है, ये एक बुनियादी पहचान का क्षेत्र है। व्यापार स्थापित करने के लिए एक परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और ये सभी जगह चलेगा। सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं सभी जगह ये पैन नंबर चलेगा और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, कारोबार करने में सहजता होगी और इसको हम कानूनी रास्ते से सरल बनाने की कोशिश करेंगे। एक ही जो जानकारी है वो जगह जगह जमा करनी पड़ती है, अलग अलग एजेंसीज को जमा करनी पड़ती है, उपलब्ध करानी पड़ती है। हम यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस की स्थापना करेंगे। आप इस तरह जब जानकारी देते हैं, रिटर्न इसमें आप साधारण तरीके से जमा कर सकेंगे और उसको फिर दूसरी एजेंसियों के साथ भी साझा किया जाएगा और ये पूरी तरह से जो उपभोक्ता है उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसको भरोसे में लेकर के विवाद से विश्वास की ओर के जरिए हम एमएसएमई को राहत देना चाहते हैं। अगर कोई एमएसएमई अपने जो अनुबंध है उसको ठीक से लागू नहीं कर पाया है कोविड के दौरान, लगभग 95% जो जब्त की गई रकम थी कोविड के दौरान वो उनको वापस किया जाएगा, सरकार की ओर से ये वापस किया जाएगा और इससे एमएसएमई को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये कदम एमएसएमई को राहत दिया जाएगा। विवाद से विश्वास भी जो है वो जो भी अनुबंध से जुड़े हुए विवाद हैं उनका समाधान ढूंढेगा। इसमें सरकार और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं जो इसमें मामला अदालत में चल रहा है। एक खुद से वॉलंटरी सेटल स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसमें ग्रेड के आधार पर जो समाधान के बिंदु हैं वो तय किए जाएंगे ताकि विवादों का निपटारा किया जा सके। राज्य सरकारों की तरफ से जो नीति आयोग को मदद दी जा रही है वो जारी रहेगी और हम मिल करके राष्ट्रीय प्राथमिकता के लिए काम करते रहेंगे। वित्त पोषण, फाइनेंसिंग, जिससे कि फायदा मिले। जो संसाधन है, मुश्किल से हासिल होने वाले संसाधन हैं, उनकी फाइनेंसिंग की जाएगी, उनके लिए पैसे जुटाए जाएंगे। सबसे पहले इसमें इनपुट बेस से रिजल्ट बेस की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
बेहतरीन तरीके से न्याय हासिल कर सके, इसके लिए ई कोर्ट की फैसिलिटी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसका तीसरा चरण लागू किया जाएगा। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जा रहा है ई कोर्ट के लिए। भारत के लिए जो फिनटेक सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ये आसान हुआ है। इसमें आधार, पीएम जनधन योजना, केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई, इससे काफी आसान हुई हैं चीजें। फिनटेक की और जो इनोवेटिव सर्विसेज हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए जो डिजिटल में जो डॉक्यूमेंट्स की सुविधा है, जो कागजातों की सुविधा है, इसको बढ़ाया जाएगा। ये डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी एमएसएमईज के लिए अलग से, बड़े कारोबारी संस्थानों के लिए और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अलग से डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि वे सुरक्षित तरीके से अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे और अलग अलग बिजनेसेस के लिए, बैंकों के लिए यहां से वे उपलब्ध करा सकते हैं। 5G सर्विसेज की अगर बात करें, 100 लैब 5G सर्विसेज यूज करने वाले एप्लीकेशंस के लिए 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी और ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनकी स्थापना की जाएगी। और नई जो चुनौतियां हैं, नई जो हमारे पास हमें मौके मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर सकें, इन लैब्स को विस्तृत बनाया जाएगा, इसको आधुनिक बनाया जाएगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, स्वास्थ्य की जो एप्लीकेशन है उससे जोड़ा जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड्स यानी लैब में बनाए गए हीरे, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि इनोवेशन का इस्तेमाल किया गया और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ये क्षेत्र है जिसमें बहुत रोजगार के मौके हैं। ये कारोबार के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें रासायनिक तौर पर जो प्राकृतिक हीरा होता है उसके ही समान होता है। लैब ग्रोन डायमंड्स LGD के लिए हम आयात पर निर्भर ना हो, इसके लिए हम रिसर्च और डेवलपमेंट ग्रांट उपलब्ध कराई जाएगी एक IIT को 5 साल के लिए। उत्पादन के लिए जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए आयात शुल्क को कम किया जाएगा। और हम 5वीं प्राथमिकता पर आते हैं, हरित विकास। माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जीवन का ये सूत्र है कि पर्यावरण के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हमें पर्यावरण के हिसाब से सजग रह करके जीवन शैली जीनी होगी। हम पंचामृत के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे ताकि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य कर सकें और हम आर्थिक तौर पर भी पूरी तरह से बदलाव के तौर पर के रास्ते से गुजरेंगे और हरित विकास के रास्ते में, ग्रीन ग्रोथ के रास्ते में हम आगे चलेंगे। हाल में जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था को कार्बन निर्भरता को हम कम करेंगे और जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। हम तकनीक, हाइड्रोजन की तकनीक में हम आगे बढ़ सके, मार्केट लीडर बन सके। हमारा लक्ष्य जो वार्षिक उत्पादन है वो 5 MMT तक बढ़ना है। 2030 तक हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उत्पाद में बदलाव, इसमें हम 35,000 करोड़ इसमें हम खर्च कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर और हम नेट जीरो एमिशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और गैस के साथ मिलकर काम करेंगे। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को हम टिकाऊ विकास दर की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए हम बैटरी भंडारण की सुविधा पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें 4,000 MWH के ऊपर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए डिटेल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट यानी PSP, इसकी भी हम स्थापना करेंगे। अक्षय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो
हम इस दिशा में भी आगे काम कर रहे हैं, ग्रिड इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र बनाए जा रहे हैं और बनाए जाएंगे। 20,700 करोड़ रुपए इस मद में खर्च किए जाएंगे, जिसमें 8,300 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हम लोगों के बिहेवियर में बदलाव ला सके, उनकी जीवन शैली में बदलाव ला सके, इसके लिए हम पर्यावरण की रक्षा की दिशा में काम कर सकें। जो कंपनियां हैं जो और स्थानीय जो निकाय हैं वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सकें, ये भी हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए अतिरिक्त हम संसाधन भी उपलब्ध कराने की ओर काम करेंगे। प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मदर अर्थ पीएम प्रणाम योजना, जो कि धरती माता के लिए एक योजना है जिसे लागू किया जाएगा और राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो रासायनिक जो फर्टिलाइजर है, कीटनाशक है, उनका इस्तेमाल कम कर सकें। गोवर्धन स्कीम 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट यानी कि कचरे से धन उत्पन्न करने का प्लान लागू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम, इसमें गोबर का इस्तेमाल प्रमुखता से होगा। इसकी स्थापना की जाएगी ताकि एक वृत्ताकार इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी का गठन किया जा सके। बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो 75 प्लांट हैं वो शहरी इलाकों में होंगे और 300 सामुदायिक और क्लस्टर बेस्ड प्लांट होंगे, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। और हम इसको पार्ट बी में भी इसके बारे में जानकारी देंगे। सीबीजी मैंडेट दिया जाएगा जिसमें सभी संस्थानों के लिए जो नेचुरल और बायोगैस है इसकी मार्केटिंग करने के लिए बायोमास का जो संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, उसको सही तरीके से किया जा सके, उसके लिए मदद की जाएगी। राजकोष से धन उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती के लिए पिछले कुछ साल में 1 करोड़ किसानों को हम ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जिसमें वो प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकेंगे। रासायनिक खेती से वो प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे। इसके लिए स्पीकर महोदय 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे और इसमें राष्ट्रीय स्तर का जो वितरण माइक्रो फर्टिलाइजर और कीटनाशक नेटवर्क है वो तैयार किया जाएगा। एक मिस्टी भारत की सफलता की जो कहानी है, एक कहानी है जिसमें कि हमने वन लगाने में सफलता हासिल की है और समंदर के किनारे जो वन लगाने की स्कीम है इसको हम मिस्टी नाम देंगे। मैंग्रोव जो कि समंदर के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जो खारे पानी वाले इलाके हैं उनको फायदा होगा, उनको मनरेगा से जोड़ा जाएगा, कैंपा फंड से जोड़ा जाएगा और दूसरे सोर्सेज से भी उनको जोड़ा जाएगा। अमृत धरोहर, वेटलैंड बहुत ही अच्छी होते हैं प्रकृति के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हालिया मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं यहाँ उद्धरण करना चाहती हूँ, अब ये रामसर साइट्स काफी तेजी से बढ़े हैं। ये 75 की संख्या में हो चुके हैं। 2014 से पहले सिर्फ 26 हुआ करते थे। स्थानीय समुदाय के स्तर पर अंगूर खाओ। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए स्थानीय समुदाय काफी सक्रिय रहे हैं और अमृत धरोहर के जरिए हम उनको जोड़ रहे हैं। ये जो स्कीम है इसको अगले 3 साल में लागू किया जाएगा ताकि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके, इको टूरिज्म की भी उपलब्धता होगी और स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के मौके भी इसके जरिए बनेंगे। तटीय जो शिपिंग की सुविधा होती है उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि ये जो है एक सस्ता होता है और प्रकृति के लिए सही होता है। ये पीपीपी मोड पर लागू किया जाएगा और इसकी व्यवहारिकता को देखा जाएगा। जो वाहन होते हैं उनको बदलने की जो स्कीम है, स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के मौके भी इसके जरिए बनेंगे। तटीय जो शिपिंग की सुविधा होती है उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि ये जो है एक सस्ता होता है और प्रकृति के लिए सही होता है। ये पीपीपी मोड पर लागू किया जाएगा और इसकी व्यवहारिकता को देखा जाएगा। विवाद जो वाहन होते हैं उनको
पुराने वाहनों को, पुराने वाहन जो प्रदूषण करते हैं उनको बदलने को लेकर, पुराने वाहनों को बदलने को लेकर प्रदूषण फैलाते हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को साफ सुथरी कर सकें। जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है 2021-22 में हमने इसके लिए पर्याप्त आवंटन किया था ताकि जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैपिंग की जा सके। राज्यों को भी मदद दी जा रही है। जो पुराने वाहन हैं और पुराने सरकारी एम्बुलेंसेस हैं उनको भी बदला जा रहा है। अब हम छठी प्राथमिकता की ओर बढ़ते हैं, युवा शक्ति। हमारे युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, ताकि हमारे युवा अपने एक सपनों को साकार कर सकें, हमने राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। लेकिन उसमें एक अहम बात है जिस पर हम कौशल विकास पर ध्यान दे रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था से जुड़े नौकरी की व्यवस्था के मौके बढ़े और साथ ही साथ जो कारोबार करने के इच्छुक हैं उनको हम सहायता कर सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें लाखों युवाओं को कौशल विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा अगले कुछ सालों में। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी नौकरी के साथ साथ ट्रेनिंग की जो फैसिलिटी है, इसमें कई कोर्सेज को एक साथ जोड़ा जाएगा और जो हमारे उद्यम हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से नए जो पाठ्यक्रम है उसको जोड़ा जाएगा। इसमें एआई, रोबोटिक, आयोटिक, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और दूसरे सॉफ्ट स्किल्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से कौशल विकास किया जा सके, 30 स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर को भी स्थापित किया जाएगा। पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इनकी स्थापना की जाएगी। डिजिटल माहौल, डिजिटल इकोसिस्टम कौशल विकास के लिए इसको और विकसित किया जाएगा। इसको एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि जैसी जरूरत है उस हिसाब से कौशल विकसित किया जा सके, एमएसएमई के हिसाब को इसमें जोड़ा जा सके। साथ ही साथ जो हमारे उद्यमी हैं, उद्यमी स्कीम्स हैं, उनको सरल बनाया जा सके। इसमें स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा। 47 लाख युवाओं को अगले 3 साल में स्टाइपेंड उपलब्ध कराया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम हम लागू करेंगे। पर्यटन की अगर हम बात करें, माननीय स्पीकर महोदय, एक एकीकृत और इनोवेटिव अप्रोच के साथ, एक पद्धति के साथ कम से कम 50 जो डेस्टिनेशन है उनको हमने चिन्हित किया है। इसके अलावा हम और पहलू जो हैं जो सीधे सीधे उनको जोड़ा जा सके, हम अलग अलग तरीके होते हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी हो सकती है, टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट की सुरक्षा को हम ध्यान देंगे। साथ ही जितने भी जुड़े हुए पहलू हैं वो एक ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि जो हमारे सैलानी आते हैं उनको अच्छा अनुभव मिल सके। हर डेस्टिनेशन को पूरे पैकेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। हमें स्थानीय तौर पर और जो विदेशी सैलानी आते हैं सभी के लिए हम इसको विकसित करेंगे। अगर हम सेक्टर के हिसाब से कौशल विकास की बात करें और उद्यमिता के लिए आगे आने की बात करें तो एक हमारा मकसद ये है, देखो अपना देश हमने पहल शुरू की है। इसको हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी मध्यम वर्ग से ताकि वो देश में पर्यटन के लिए जाएं और हमारा जो अपना देसी पर्यटन है वो काफी तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए टूरिस्ट सर्किट की स्थापना की गई है, स्वदेश दर्शन स्कीम की स्थापना की गई है। इसकी भी हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत से हमने लॉन्च किया है ताकि पर्यटन के हिसाब से जो ढांचा है, बुनियादी ढांचा बनाया जा सके और सीमा के जो गांव हैं उनको भी इससे जोड़ा गया है। यूनिटी मॉल, एकता से जुड़े हुए मॉल, राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे यूनिटी मॉल की स्थापना करें अपने राज्यों की राजधानी में या फिर जो कि प्रमुख सैलानी केंद्र है वहां ये इसकी स्थापना करें ताकि अपने एक जिला एक उत्पाद का जो की अवधारणा है उसको आगे बढ़ाएं। साथ ही जीआई प्रोडक्ट्स, जो जीआई टैग मिलता है, उन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो वहां पर उनकी स्थापना की जाए, उनका प्रमोशन किया जाए।
सभी राज्य इसमें जुड़े। इसके अलावा प्राथमिकता नंबर 7 की बात की जाए, वित्तीय क्षेत्र की बात की जाए,